चलो, तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और हमने SN1 शुरू कर दिया था, मैकेनिज्म ऑफ SN1। तो आज हमें वैसे तो फैक्टर्स ऑफ SN1 रिएक्शन से शुरू करना था, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ वो फैक्टर्स वाली चीज़ अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हाउ इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जैसे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़े थे, क्या क्या टाइप्स थे सॉल्वेंट के? बोलो। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट्स के नाम पढ़े थे हमने, भूल गए सब, रिवाइज नहीं कर रहे? तो ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्या किस तरह का सॉल्वेंट लेके हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी रहे। तो उस चीज़ पे हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ क्या एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, APS बोलूँगी इसको शॉर्ट में, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई एग्जाम्पल याद है इसका? मैम मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल। अब एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे DMSO भी बताया था, एक डाइमिथाइल ईथर भी हो गया, एक DMSO बताया था, ये क्या था? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, CH3, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एसीटोन भी कुछ ऐसा ही होता है, ये होता है एसीटोन। ये सारे क्या इसमें आते हैं? एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में आते हैं। ठीक है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स जिसमें H+ हो, बेसिकली H जुड़ा हो किसी हेटेरो एटम से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। PPS इसको बोलेंगे हम, और इसके एग्जाम्पल जैसे H2O, मिथेनॉल, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या असर पड़ेगा? बेसिकली एक तरीके की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है हमें। जैसे अगर मैं बेसिस की, जैसे F- की बात करूँ, Cl-, Br- और आयोडीन I- की बात करूँ, तो उसमें से सबसे अच्छा बेस कौन है? बताओ, इन आयंस में से सबसे अच्छा बेस कौन था? I-। F- है। ठीक है, बेसिसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही थी, ये था बेसिसिटी का ऑर्डर। अगर मैं बात करूं किसमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन APS इज एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अगर मैंने एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी क्या होता है? ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करी किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो उसमें क्या ऑर्डर हो जाएगा? ये इस साइड डिक्रीज होगी। ठीक है, इस साइड इंक्रीज होगी, यहाँ पे इस साइड इंक्रीज होगी, यहाँ पे इस साइड इंक्रीज होगी। तो क्या हुआ? बेसिसिटी का ऑर्डर फॉलो हुआ, जो था F- ज़्यादा था Cl- से, फिर Br-, फिर I-। न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ, न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है? अगर न्यूक्लियोफाइल डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पे, अगर मैंने APS में लिया तो कौन सा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? F-। I- नहीं है, हम बोलते आ रहे हैं कि I- बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन किसमें? वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे हम तब। ठीक है, अगर ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इनके कंपैरिजन जब हम करेंगे तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? F- और सबसे लास्ट में आएगा I- इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इनका रीज़न देखेंगे हम। अगर मान लो मैंने क्या लिया, मैंने उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिया, अपने I- और F- का, तो दोनों का हम कंपैरिजन करके देखते हैं। ये है F- आयन और ये है I- आयन। मान लो मैंने लिया किसमें? CH3OH में, मेथनॉल में ले रही हूँ मैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये F- है, तो ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा? जैसे सॉल्वेंट है हमारे पास CH3OH,
अब CH3OH पे जो पॉजिटिव चार्ज है किस पे है, डेल इस पे, और नेगेटिव चार्ज है O नेगेटिव पे, तो इसका पॉजिटिव पार्ट ही इस F नेगेटिव को स्टेबलाइज कर पाएगा। तो जब मैं अपना मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँगी तो वो कुछ ऐसे होगा। ऐसी कुछ इंटरेक्शन हो रही होगी, और ये H और F की इंटरेक्शन हो रही है। वैसे तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन किस तरह की आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे इसे, H बॉन्डिंग टाइप की, क्योंकि H और F नेगेटिव की है। आयन डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि F माइनस आयन है, और ये जो H है ये डाइपोल है, यहाँ पे डाइपोल की वजह से यहाँ पे जनरेट हुआ है H पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि O और नेगेटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, सॉरी ऐसी होगी, ठीक है। तो और F माइनस और H के बीच में कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो बेसिकली आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, किस तरीके की, H बॉन्डिंग वाली, इसमें बहुत ज़्यादा H आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और ये कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि H और F के बीच में है, ठीक है। I माइनस के साथ भी सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो सॉल्वेट तो इसको भी कौन कर रहा होगा, CH3 ही, HOCH3 HOCH3 HOCH3। इसके बीच की इंटरेक्शन ये कुछ ऐसी होगी, ये भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन ही होगी, लेकिन ये कैसी होगी, कंपैरेटिवली वीक होगी। ठीक है, ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि H और F के बीच में, H और F के बीच में तो H बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वाली स्ट्रॉन्ग है, और ये वीक क्यों है, क्योंकि ये H और I के बीच में, तो ऑब्वियसली HF वाले इंट्रैक्शन से HI वाले इंट्रैक्शन क्या होने वाली, वीक होने वाली है, ठीक है। अगर मैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ, तो न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर पाएगा, जब इसमें से क्या हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये अटैक तभी कर पाएगा ना हमारे किसी कार्बन को, जब इसके पास जगह हो अटैक करने की, मतलब इसके पास कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बेसिकली मुझे एक जगह, एक स्पेस इसको देना पड़ेगा जहाँ से अटैक कर पाए ये, क्योंकि अभी तो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, सॉल्वेंट से घिरा हुआ है। हम इसको बोल सकते हैं कि सॉल्वेट हो रखे हैं, सॉल्वेशन बोल सकते हैं। अगर मान लो मिथेनॉल की जगह H2 होता तो उसको हाइड्रेशन बोल देते, ठीक है। अभी सॉल्वेंट है मिथेनॉल, तो हमने क्या बोला, सॉल्वेशन हो रखी है इसकी। अब ये अटैक कब करवाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जब इसकी कोई जगह खाली हो। जगह कैसे खाली कर सकते हैं हम, कि हमें एक आयन डाइपोल इंट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी, हम यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ से जगह खाली हो जाएगी, फिर यहाँ से हमारा अटैक कर पाएगा। सिमिलरली ये, ठीक है, तो हमें तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तोड़ना किस में आसान होगा, इस वाले में या फिर इस वाले में, I नेगेटिव। आई नेगेटिव वाले में आसान होगा तोड़ना, इस वजह से आई नेगेटिव क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। किस वजह से, किस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो हमारा रीज़न होता है, क्या वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हमारा आई माइनस है, उसका यही है कि जो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हैं इसमें ये जो सॉल्वेंट के साथ जो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होती है वीक होती हैं, ठीक है। तो ये हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे थे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा आई नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू एफ नेगेटिव, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें इसके बारे में लिख लेते हैं। ये कंसेप्ट समझ आया लिखने से पहले सबको, यस मैम। बाकी सब यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो गुड। तो लिख लेते हैं, सॉल्वेंट ने क्या करा हुआ है, एक तरीके से शील्ड किया हुआ है हमारे एनायन को। तो सॉल्वेंट शील्ड्स दी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, पूरे न्यूक्लियोफाइल को शील्ड किया हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एटलीस्ट वन ऑफ द आयन डाइपोल इंटरेक्शन must be broken before the nucleophile can participate in a reaction, ठीक है। तभी अटैक कर पाएगा जब उसको कोई जगह मिले, तब उसको सॉल्वेंट जगह दे जाने की। कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो वीक बेसिस एक तरीके से देखिए, F माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, I माइनस वीक बेस है, तो ये भी रीजन है वीक इंट्रैक्शन का। वीक बेसिस क्या है, H के साथ वीकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वीक बेसिस इंटरैक्ट वीकली एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इंटरैक्ट स्ट्रॉन्गली।
Therefore I माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक बेस में क्या था, F नेगेटिव, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या था, I नेगेटिव। सॉरी, weak base is I negative and strong base is F negative. So I minus is a weaker base and stronger, therefore I minus is a weaker base. तो जिसमें इंट्रैक्शन वीक, उसमें इंट्रैक्शन को तोड़ना आसान, उसके लिए इसलिए उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी इजी। I minus is a weaker base and a stronger nucleophile than F minus. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। अब हम आते हैं अपने ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, APS में। इसमें मान लो एग्जांपल लेती हूँ मैं DMSO का, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, इसमें कोई ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि कोई प्रोटॉन वाला तो नहीं है, बस ये सिंपल डायपोल मूवमेंट की वजह से जो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, बस इस तरीके से पोलर है। ठीक है, तो अब ये देखो, इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये तो अच्छा खासा एक्सपोज्ड है। तो अगर मैं बात करूँगी न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल मेरा कैसे चार्ज होगा, या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, ये थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग से, मतलब ये एक्चुअली में मॉलिक्यूल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, CH3 इस पे डेल प्लस, इस पे डेल नेगेटिव। तो ये जो डेल प्लस चार्ज है कैसा है, थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग के अंदर है, एक्सपोज नहीं है ज़्यादा। इस वजह से क्या है, इस नेगेटिवली चार्ज को क्या करता है, अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाता। तो नेगेटिवली चार्ज कंपैरेटिवली फ्री होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सॉल्वेटेड नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज फ्री है, तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव की बात करूँ, अब नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा फ्री है, तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे सेम एज क्या रहता है, बेसिसिटी रहता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इस साइड क्या होती है, इंक्रीज होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, इसका पूरा सॉल्वेशन होता है अच्छे से, F माइनस का सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसका अटैक करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जिसका इन नेगेटिव आयंस का सॉल्वेशन नहीं हो पाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैसा है, इस क्राउडिंग के अंदर है, क्राउडेड एक्सपोज नहीं है, तो सॉल्वेशन नहीं कर पाते। तो उस वजह से यहाँ पे F नेगेटिव जो है वो अपने, मतलब F नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा है ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये चीज़ याद रखनी है, क्या जो यहाँ पे जो ऑर्डर पड़ा है इनका। I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल कब होगा, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर मैं ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूँगी तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तब क्या अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, F नेगेटिव, तब वो बेसिसिटी वाला ऑर्डर फॉलो करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। ठीक है, Yes. चलो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो। The molecules of APS have partial negative charge on the surface, ये surface पे ही exposed है, that can solvate cations, that can solvate cations। ये चीज़, ये जो लाइन लिख रहे हैं ना APS के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब SN2 पढ़ेंगे उसमें, तो ये लाइन्स भी जैसे इनका मीनिंग समझ लो अच्छे से। बट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, but the partial positive charge is on the inside of the molecule, therefore less accessible to solvate ions। तो ये सॉल्वेशन नहीं कर पाएंगे, to solvate anions, बेसिकली anions का सॉल्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से F माइनस क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है इन DMSO ये वाला जो है हमारा, ठीक है। लेकिन पुअर न्यूक्लियोफाइल किसमें, अगर मैं वाटर ले लूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी सॉल्वेंट की बात, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी सॉल्वेंट को कैसे अफेक्ट कर सकती है, और बेसिकली इनमें ही हमें इफेक्ट देखना है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं आगे वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू करती हूँ, जो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
the rate of SN1 reaction. मैम लास्ट स्लाइड एक बार शो कर दो प्लीज. चलो डन. थैंक यू. चलो, तो इसमें पहला आता है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड. ये तो अब खुद से गैस कर सकते हो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, इस वजह से ऑब्वियसली 3 डिग्री मोर ज़्यादा रेट देगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी. मैं हाइड्रोजन्स नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है. और ये CH3X ये तो देगा ही नहीं, इसमें SN1 नहीं होती है बेसिकली, ठीक है, नो SN1. अब इसमें एक चीज़ लिख लेते हैं, मतलब इसी में अगर हम क्या करें, इफ ब्रांचिंग ऑन बीटा कार्बन इंक्रीजेस, rate of SN1 increases. जैसे तो ये है बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है तो उसके साइड वाला बीटा, यहाँ पे ये बीटा, यहाँ पे वेट, यहाँ पे ये बीटा, ये वाला, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, क्या जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बीटा पे वैसे वैसे रेट क्या होगा, SN2 का इंक्रीज होगा. क्या रीजन हो सकता है इसका, SN1 का इंक्रीज होगा, इसका रीजन क्या हो सकता है. कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ प्लस एक आई तो वही क्या, इफेक्ट्स. हाँ वही, एक तो प्लस साइड से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक ये इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एक और इफेक्ट है, देखो क्या है. अब जैसे हम इस कार्बन की बात करें, CH3 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 CH2X, ठीक है. अभी ये कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो मान लो क्या है, ये H हम खोल के लिख देते हैं, मतलब इसका एक और रीज़न है एंगल से रिलेटेड भी, वो भी देख लो. ये 109 डिग्री है, 109 पॉइंट जो भी डिग्री होता है टेट्राहेड्रल वाला, लेकिन क्योंकि ये बहुत बल्की होता है, ये बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप है, तो इस वजह से इसका 109 में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा और दूर होना चाहता है, तो अपने आसपास वाले CH बॉन्ड्स को क्या करता है, रिपेल करता है अपना एंगल थोड़ा बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये दूर, क्योंकि बल्की ग्रुप है इस वजह से, तो ठीक है. और अगर जब इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो कैसा बनेगा, ये CH3 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 CHH पॉजिटिव बना. अब ये एंगल कैसा हो गया, 120 डिग्री, तो कार्बोकेटाइन क्या है, sp2 है, प्लेनर है, और एंगल भी बढ़ गया. तो यानी कि जैसे जैसे कार्बोकेटाइन बन रहा है, बढ़ रहा है, वैसे क्या हो रही है, इसकी एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो जिसमें एंगल स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिक्रीज होगा, एंगल स्ट्रेन से जहाँ पे ज़्यादा राहत मिलेगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कार्बोकेटाइन इजीली मिलेगा. अब क्योंकि सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप ये है, तो सबसे ज़्यादा एंगल, सबसे ज़्यादा धक्का ये मार रहा होगा यहाँ वाले H को, दूर कर रहा होगा अपने आप से, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी. यहाँ पे क्या है, इस वाले मॉलिक्यूल में थोड़ा कम बल्कि है, तो एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम होगा, और इसमें तो ये और भी ज़्यादा कम है. तो एक रीज़न बस क्या है, एक रीज़न अपना वो जो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट्स हैं अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे एक एंगल स्ट्रेन का रीज़न भी है कि एंगल स्ट्रेन जहाँ ज़्यादा डिक्रीज होगा वहाँ पे SN1 क्या होगी, फास्टर होगी. तो ये बीटा ब्रांचिंग वाले के लिए क्या है, ये वाला एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना. नेक्स्ट देखते हैं अपना वही नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब SN1 है, SN1 में कैसा न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा फेवर करेगा SN1 को, तो न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो फेवर होता है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1. क्यों, देखो SN1 में क्या होता है, पहले क्या होता है, पूरा लिविंग ग्रुप निकलता है, फिर बाद में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है
तो वो तो पहले ही अटैक करने लग जाएगा। अगर उसकी टेंडेंसी बहुत अच्छी है कार्बन पे अटैक करने की, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, तो बहुत पहले ही अटैक करने लग जाएगा। लेकिन SN1 में ऐसा नहीं हो रहा है। तो SN1 कब फेवर होगी? जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। वो इतनी जल्दी अटैक करेगा ही नहीं, पहले वो लीविंग ग्रुप को आराम से निकलने देगा कि निकल जा, फिर कार्बन अच्छा खासा डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर ये सोचेगा कि अब दे देता हूँ, क्योंकि वीक है, इतना अच्छा इसके पावर नहीं है देने की, इतने अच्छे से देना नहीं चाहता, तो किसी को बहुत ज़्यादा गरीब होना पड़ेगा जिससे इसका थोड़ा दिल पिघले और ये उसको दे दे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करेंगे न्यूक्लियोफाइल इसको SN1 को। जैसे कि मतलब अगर कंपैरिजन करना चाहूँ, जैसे कि अगर मेरे पास OH माइनस हो और H2O हो, तो उसमें कौन ये वाला फेवर करेगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल, मतलब हमारा SN1। अगर मैं बात करूँ CH3O नेगेटिव और CH3OH की, तो ये वाला वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फेवर करेगा SN1 को। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही वाले तुम्हें दिखेंगे, जहाँ पे भी नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, ऐसे OH माइनस, CH3O नेगेटिव, O नेगेटिव कहीं दिख जाए तो वहाँ तो SN1 होने ही नहीं वाली है। बाकी हम जब करेंगे रिएक्शंस तो आगे और देखेंगे। तो अभी तो आइडियाज़ लेते चलो। RX है, इसमें क्या होगा, X माइनस निकलेगा, RDS R प्लस निकलता है रेडिटर्मिनिंग स्टेप में, तो वही है क्या, पहले स्लो बनेगा, फिर बाद में हमारा जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकंड स्टेप में, तो RX बनेगा, R न्यूक्लियोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल R। ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि एक प्लस प्रोडक्ट बनता है, एक माइनस प्रोडक्ट बनता है, तो रेसिड मिक्सचर बनता है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। थर्ड देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1। देखो, हमारा जो रिएक्टेंट होता है RX, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, फिर पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर फाइनली निकल जाता है R प्लस और X माइनस में, और फिर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे SN1 में क्या होता है, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन इस पर क्या होता है, थोड़ा चार्ज इंक्रीज हो जाता है, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं इस पर। पार्शियल चार्जेस इस पर भी हैं, पर वैसे ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन इस पर चार्जेस क्या होंगे, हम ये बोल देते हैं सिंपली कि इस पर चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं, और ये तो बिल्कुल ही वो चार्ज हमारा स्पीशीज बन जाता है। ठीक है, अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, यानी कि इसका क्या है, इसका सॉल्वेट करने की टेंडेंसी अच्छी है, तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेट अच्छा करेगा, जो चार्ज स्पीशीज़ हैं या फिर जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, चार्ज स्पीशीज़ को वो अच्छा सॉल्वेट करेगा। ठीक है, तो अगर सॉल्वेशन से क्या होता है, सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन ले लो, सॉल्वेशन ले लो, सारी कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सॉल्वेशन से क्या, स्टेबिलिटी बढ़ी, तो सॉल्वेशन किसका हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है अपनी हमारी ट्रांजिशन स्टेट का होगा, ये इंटरमीडिएट्स का सॉल्वेशन होगा। तो हमारे यानी कि ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा सॉल्वेट हो रही है एज कम्पेयर टू हमारा RX। तो यानी कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी, अगर स्टेबल हमारी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बन रही है, तो रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं PPS लूँगी तो क्या होगा, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि SN1 रिएक्शन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट लूँ तो PPS फेवर करेंगे इस वजह से, क्योंकि PPS क्या होता है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करती है एज़ कम्पेयर टू हमारा रिएक्टेंट्स को, इस वजह से। तो रिएक्टेंट्स किस तरफ जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाएंगे, जिससे वो स्टेबलाइज हो सके सॉल्वेशन से। ठीक है, यस। स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे लिख लो, द चार्ज ट्रांजिशन स्टेट more than the neutral reactants. ठीक है, ड्यू टू सॉल्वेशन। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप तो अच्छा ही होना चाहिए, लीविंग ग्रुप जितना अच्छे निकलेगा उतना क्या होगा, हमारी फेवर होगी SN1। तो गुड लीविंग ग्रुप फेवर्स SN1, और SN2 के लिए भी सेम ही होगा। अभी जब हम आगे देखेंगे तो लीविंग ग्रुप तो दोनों में हमारा अच्छा होना चाहिए, वही फेवर करेगा। तो कैसी रिएक्शन हो सकती है, जैसे RI की बात करूँ, RBr, RCl एंड RF।
ठीक है। तो लीविंग ग्रुप इसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, I- सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो इस वजह से ये वाली इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी फास्ट रिएक्शन होगी। सेम फॉर SN1 और SN2 में भी यही क्या होगा, अच्छा होगा। अगर पोलर प्रोटेक्ट की बात करें तो I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है उसमें, और क्या है वो, अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। अब कुछ इसमें और एग्जांपल देखते हैं। CH2CHX, इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? विनाइल क्लोराइड, विनाइल हेलाइड। विनाइल हैलाइड। ठीक है, क्लोराइड Cl तो मैंने लगाया ही नहीं है, तो क्लोराइड CH2 है, दिस इज, ठीक है। तो अब देखो इसमें, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, कोई भी, मैंने भी क्लोराइड लिख दिया, कोई नहीं, ClO मतलब हेलाइड्स है, ठीक है, ये है और ये है। यहाँ पे यानी कि कैसा करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, PDCH। तो क्योंकि अब C और X बॉन्ड के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो यहाँ पे SN1 डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि SN1 का पहला स्टेप ये है RX का बॉन्ड टूटना। अब क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया, तो SN1 होनी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा। और सेम विथ क्या होगा, SN2 में भी यही होगा, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों में ही टूटता है RX का, SN2 ऑल्सो। तो विनाइल क्लोराइड की बात, मतलब विनाइल हेलाइड्स की बात करूँ तो ये ज़्यादा क्या होंगे, इनमें डिफिकल्टी से होगी SN1। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूँ, इसकी, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसमें भी PDCH है, तो इसमें भी क्या होगा, SN1 डिफिकल्ट, SN2 ऑल्सो डिफिकल्ट। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। X और यहाँ पे X, तो इसमें रेट क्या होगा SN1 का, मतलब ऑर्डर बताओ। 213। 213, वैसे इसका ऑर्डर होता है 1 2 3, ये होगा इसका ऑर्डर। 1 क्यों होगा, 1 में सबसे अच्छी SN1 क्यों हो रही है? रेजोनेंस। यस, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबलाइज्ड होगा ना रेजोनेंस से, इस वजह से। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब ये थोड़ी बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखो या हाइपरकॉन्जुगेशन से ही देखो, रेजोनेंस से भी तो देख सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस है, स्टेबल है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो SN1 सबसे ज़्यादा इसमें होगी, ठीक है। वो कार्बोकेटाइन के स्टेबलाइजेशन वाले रूल सारे लगेंगे इसमें। 2 की बात करते हैं। X इसमें बताओ। 132। 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 3 एंड देन 2, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, ये तो यानी कि एल्काइल हैलाइड्स का मेरा SN1 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम एल्कोहल्स में पढ़ते हैं, SN1 ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें रिएक्शन क्या हो रही होती है, ROH, हम कोई एसिड लेते हैं इसमें, और क्या बनता है, RX प्लस H2O, ठीक है, HCl HX बेसिकली लेते हैं, ये बन जाता है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। देखो इसमें क्या है, ये है, और क्योंकि ये HCl है, इसमें H प्लस आयंस होंगे, H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस में टूटा हुआ होगा HCl, H प्लस है और ROH है। तो एल्कोहल पे, एल्कोहल में क्या हो, जब भी हम एसिड डालेंगे, जब भी कोई एक्वस एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड होगा, क्या होगा ना, पहला स्टेप क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन होने वाली है, क्योंकि इसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और H को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको दे देगा। तो ये क्या हुई, प्रोटोनेशन हुई, और ये क्या बना हमारा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये क्या होती है, फास्ट होती है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो प्रोटोनेशन हमेशा फास्ट स्टेप में आएगा, उसको कभी भी स्लो स्टेप मत दिखाना, प्रोटोनेशन इज ऑलवेज फास्ट स्टेप। तो ये हमारा बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या है, अब ये निकलेगा यहाँ पे, क्यों निकलेगा, क्योंकि अभी कैसा बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया।
देखो इसमें करने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब ROH ने डायरेक्टली अगर मैं इसमें मतलब Cl माइनस को इसी फॉर्म में डाल दूँ, मतलब हमें H प्लस डालने की जरूरत क्या पड़ी। H प्लस ने क्या किया यहाँ पे, H पे इस पे अटैक करवा के क्या बना दिया। अब क्योंकि निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, -H2 की फॉर्म में निकलेगा। H2 कैसे, अच्छा लीविंग ग्रुप है। OH माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, इसलिए डायरेक्टली OH माइनस नहीं निकल पाया। X माइनस डायरेक्टली OH माइनस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा बिना H प्लस की हेल्प के। तो H प्लस का काम ये था कि इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाया, और ये क्या बन गया, पूरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। H2 बना। अब क्या बनेगा यहाँ पे, R प्लस बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन है तो हो सकता है रीअरेंज कर जाए, पॉसिबिलिटी होगी तो, एक्सपेंशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, शिफ्ट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, पॉसिबिलिटी हो तो, ठीक है। फिर हमारा क्या X माइनस है रिएक्शन में, अब ये इस पर अटैक करेगा। फिर क्या बनेगा हमारा, RX बनेगा, बस RX बनेगा, हाँ ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्काइल हाइड बन गया अल्कोहल से, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो यहाँ हुई प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ बना हमारा कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे हमारा बन गया एल्काइल हैलाइड फाइनली। प्रोटोनेशन से क्या हुआ, हमारा ये लीविंग ग्रुप बन गया। अच्छा, तो अभी वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह लीव कर गया। बस चलो अब इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। इन फर्स्ट fast step, alcohol gets protonated. In second slow step, the protonated alcohol gives SN1 reaction, मतलब कार्बोकेटाइन दिया, ठीक है। इंटरमीडिएट जो बना वो कैसा था, कार्बोकेटाइन था। रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसमें सिर्फ हमारे न्यूक्लियोफाइल के उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के, हम क्या लिख सकते हैं, ROH लिख सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है KR, प्रोटोन जितना अल्कोहल बनेगा उतना ही हमारा क्या प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बनेगा। तो उसकी कंसंट्रेशन में भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्चुअली में रिएक्शन तो यहीं से स्टार्ट होती है, इसमें से लीव होता है हमारा X माइनस। हेलाइड के केस में क्या हो रहा था, जब अल्काइल हेलाइड की बात करें तो X फर्स्ट स्टेप में हमारा X माइनस लीव कर जा रहा था, तो इस वजह से RX पे रेट डिपेंड कर रहा था। लेकिन इसमें से कहाँ से लीव कर रहा है, इसमें से H2 लीव कर रहा है हमारे लीविंग ग्रुप, तो इस पर भी एक्चुअली में डिपेंड हो सकता है। तो ये भी आए तो ये भी ठीक है, ठीक है। फिफ्थ, ऑर्डर ऑफ रेट वही सेम होगा यहाँ पे जो पहले था, 3 डिग्री ज़्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री से ज़्यादा होगा 1 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HX, HX के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, HI, HC, HBr, HCl, HI, HF, ठीक है। अब देखो वैसे तो हम क्या कह रहे थे कि ऑर्डर नहीं, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे तो हम कह रहे थे कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, बस हमारे ROH पे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि रेट किस पे, इन पे भी डिपेंड कर रहा है, HI, HBr, ऐसा क्यों। वो स्लो स्टेप होंगे। स्लो मतलब न्यूक्लियोफाइल तो हमारा सेकेंड स्टेप में करता है अटैक, वो तो स्लो स्टेप में अटैक नहीं करता। मतलब I माइनस जो होता है, X माइनस जो होता है, वो तो स्लो स्टेप फास्ट स्टेप में अटैक करता है। फिर भी इस पे क्यों डिपेंड कर रहा है हमारा ऑर्डर, हमारा रेट। क्योंकि इन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कुछ काम, देखो हमें तो वीक न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए ही नहीं। वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना SN1 में। अभी हमने देखा था क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 में क्या था, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या थी, क्या वीक न्यूक्लियोफाइल हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो इसका साफ साफ रीज़न ये है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, प्रोटोनेशन हो रही है। ये H प्लस कहाँ से आ रहा है, एसिड से तो आ रहा है, ठीक है। तो H प्लस कौन सा एसिड अच्छे से देगा, अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो सबसे अच्छा H प्लस ए देगा, क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा, HI का होगा। वीक बॉन्ड HI के बीच का कंपैरिजन करो, सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड HI का, तो I माइनस सबसे जल्दी, I माइनस और H प्लस सबसे ज़्यादा जल्दी यही रिलीज करेंगे।
तो H+ रिलीज हो गया तो प्रोटोनेशन के लिए मिल जाएगा इस पर। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर, क्योंकि प्रोटोनेशन में हमारा ये हो रहा है, प्रोटोनेशन के लिए HI की ज़रूरत पड़ रही है हमें, H+ की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि इन पर भी डिपेंड कर सकता है। चलो तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से। एग्जाम्पल CH3 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 CH2 OH HI, यहाँ पे प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3 I, ये बनेगा। इसमें किसी को डाउट नो मैम। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब क्या रीअरेंजमेंट हो रही होगी यहाँ पे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, फिर वो रीअरेंज कर जाएगा एल्काइल शिफ्ट्स के थ्रू और हमें फाइनली ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये सारे एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एक हम पढ़ते हैं इसके अल्कोहल्स के अंदर ल्यूकास टेस्ट। बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है 3 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल्स के बीच में। तो इसमें ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है हमारा, LR से डिपिक्ट कर देंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं, प्लस कॉन्क ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। ये दोनों हमारी चीज़ें होंगी। ZnCl2 हमारा क्या होता है, लुइस एसिड, कैटलिस्ट की तरह काम करता है रिएक्शन के लिए, क्या कैटलिस्ट है तो रेट थोड़ा बढ़ा देगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है, ROH है, हम इसमें अपना ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, हमें मिलेगा RCl। तो ये तो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ROH एल्कोहल्स आर ट्रांसपेरेंट। लेकिन RCl हमारे होते हैं टर्बिड। टर्बिड का मतलब क्या, इनमें क्लाउडीनेस होती है, वाइट वाइट सा दिखेगा लिक्विड, क्लाउडीनेस। मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, देखो सब कुछ सेम है। जो अभी हमने मैकेनिज्म किया, पीछे क्या किया हमने, ROH में क्या डाला, HCl डाला। अब भी हम क्या डाल रहे हैं, ROH में HCl डाल रहे हैं, लेकिन हमने ZnCl2 डाल दिया। मैंने क्या बोला, ZnCl2 क्या है, कैटलिस्ट है, लुइस एसिड है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो पहले क्या हो रहा था, पहले जो H+ आ रहा था मेरा एसिड से, ये अटैक करवा रहा था अपने ऊपर। लुइस एसिड है, लुइस एसिड अच्छा खासा एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या होगा, H+ ना अटैक करवा के अपने ऊपर क्या अटैक करवाएगा, ZnCl2 अटैक करवाएगा रिएक्शन फास्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मैंने क्या डाला, ZnCl2 डाला। ये क्या है, लुइस एसिड, इसने लिए इलेक्ट्रॉन्स अब लुइस एसिड ने हमारे, और क्या बना हमारे पास, ROH प्लस ZnCl2, और इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इस OZn की वजह से ना ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। बेसिकली O और Zn की इंटरेक्शन क्या करेगी, RO बॉन्ड को वीक करेगी, और अब ये पूरा क्या निकल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे निकल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, R+ मिल जाएगा, प्लस साथ में मिलेगा ZnOH माइनस, कार्बोकेटाइन मिल गया। अब कार्बोकेटाइन पे अब ये जो HCl है, इसका Cl माइनस अटैक कर जाएगा इस पे, और ये क्या बन जाएगा, RCl। ठीक है, तो ZnCl2 क्या है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे पहले OH में क्या H पे अटैक कर रहा था, अब वो उस पर ना अटैक करके अब ये लुइस एसिड पे अटैक करेगा। तो बस ये है, कुछ काम नहीं है इसका, बस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने का काम है, और कुछ नहीं है। तो चलो अब हम देखते हैं कि बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता कैसे है। अगर मैं लूँ CH3 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 OH, इसमें मैं LR डालूँ तो जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, इसमें क्या होती है, इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाती है। मतलब जैसे ही हम रिएजेंट डालेंगे तभी के तभी प्रोडक्ट बन जाएगा, और तभी के तभी टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं लूँ CH3 CH CH3 OH LR CH3 CH3 और इसमें Cl। अब इसमें क्या है, 5 to 10 मिनट्स के बाद आएगी। एक सेकेंड, turbidity in 5 to 10 minutes।
और अगर मैं अपने प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवाऊँ ये, इसमें क्या आएगी, टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स, तो आफ्टर या इन 30 मिनट्स आएगी। ठीक है, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। इसमें क्या था, 3 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था और ये 1 डिग्री अल्कोहल था। तो 3 डिग्री से तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आ रही है, 2 डिग्री से 5 to 10 मिनट्स में आ रही है और 1 डिग्री से टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स आ रही है। अब इससे हमें कुछ रिएक्टिविटी का भी पता चल रहा है कि जितनी जल्दी आरसीएल बनेगा उतनी जल्दी टर्बिडिटी आएगी। तो सबसे जल्दी यानी कि सबसे जल्दी बन रहा है, यानी कि वो वाली रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा है। तो इस वाली रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा है और ये कौन सा है, 3 डिग्री आर ओ एच है। ये 2 डिग्री आर ओ एच इसका रेट थोड़ा कम है और ये 1 डिग्री आर ओ एच है तो उसका रेट और भी ज़्यादा कम है क्योंकि 30 मिनट्स में तेरे टर्बिडिटी। तो इस चीज़ से हमारी ये चीज़ें फॉलो हो रही है कि 3 डिग्री का रेट ज़्यादा होता है SN1 में, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक नोट टाइप लिख लो, reaction is carried out in anhydrous conditions, यानी कि without water, anhydrous conditions, as H2O will behave as competitor nucleophile and does backward reaction। इसका मतलब क्या है, ये जो मैकेनिज्म हुआ हमारा यहाँ पे जब HCl ने रिएक्ट किया तो अगर यहाँ पे वाटर भी होता तो वाटर भी हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और SN1 रिएक्शन अच्छे से देता है। तो अगर H2 होता तो H2 यहाँ पे अटैक कर जाता, तो H2 अटैक कर जाता तो वो भी तो वापस से क्या मिलता, H2O से जब H2 को न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो वो अल्कोहल देता है, तो वापस से मुझे अल्कोहल मिलने लग जाता, तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगती अगर इसमें एनहाइड्रस कंडीशन हम ना लेते। तो ये रीज़न है जो ZnCl2 लेते हैं वो एनहाइड्रस लेते हैं। ठीक है, बेसिकली पूरी रिएक्शन कंडीशन ही एनहाइड्रस होती है, वाटर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो बेंजाइल अल्कोहल and allyl alcohol are primary but they give instant turbidity with LR। Why? बताओ क्यों। आप बताओ इसका रीज़न। मैम हम्म, मैम क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनता है ना वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। हाँ, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो हमारा ऐसा बनेगा बेंजाइल अल्कोहल के केस में। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है हमारा शायद CH2OH। इससे ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। एलाइल क्या होता है, CH2 CH CH2OH। इससे कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। तो ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो बेसिकली कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, जो स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगा, उतनी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये स्टेबल है, जल्दी बनते हैं, इस वजह से क्या है जल्दी RX भी बन जाएगा, इस वजह से इंस्टेंट टर्बिडिटी भी दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, बताना इंस्टेंट टर्बिडिटी देंगे या फिर कितने टाइम में देंगे। टाइम बताना, बेसिकली इंस्टेंट देंगे 5 to 10 मिनट्स में देंगे या फिर इन 30 मिनट्स में देंगे। ठीक है, एग्जांपल्स लिख देती हूँ मैं सारे। एक है ये,
चलो इनमें बताओ, फर्स्ट में बताओ कितने टाइम में देंगे, इंस्टेंट मैम इंस्टेंट। सेकंड में, मैम इंस्टेंट इंस्टेंट। थर्ड में। 30 मिनट्स ध्यान से देखो, क्या इसमें SN1 होगी भी? नो मैम। आज ही बताया है क्या इसमें फिनाइल हैलाइड्स में और विनाइल हैलाइड्स में रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। हैलाइड्स ले लो, अल्कोहल्स ले लो, बॉन्ड तो बेसिकली सी का तोड़ना है ना, सी और ऑक्सीजन या CX के बीच में, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखो क्या sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन मत करा देना नॉर्मल कंडीशंस पे, क्योंकि बस उसके लिए बस ड्रास्टिक कंडीशंस पे होते हैं, बाद में देखेंगे। फोर्थ का बताओ। इंस्टेंट मैम इंस्टेंट। यस। फिफ्थ इंस्टेंट इंस्टेंट होगा फिफ्थ पे। मैम 30 मिनट्स। यस 30 मिनट्स, क्योंकि प्राइमरी है। मैम बट रीअरेंज हो जाएगा रेजोनेंस रीअरेंज के पे। बाद का नहीं देखना। देखो रीअरेंज के लिए पहले ये वाला कार्बोकेटाइन भी तो बनना पड़ेगा ना, तभी तो रीअरेंज होगा। तो इस कार्बोकेटाइन को बनने में ही टाइम लगेगा, फिर बाद में वो रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज हमारे प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं कौन से हैं, लेकिन स्पीड नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है। ओके 6 बताओ। मैम 30 5 मिनट्स। to 10 मिनट्स 5 to 10, क्योंकि सेकेंडरी है ना, ओके मैम। 5 to 10 मिनट्स लग रहे थे। 7 बताओ। 5 to 10 5 to 10। यस। 8। मैम इंस्टेंट। इंस्टेंट 9th। मैम नो 3 डिग्री। रिएक्शन नो रिएक्शन, क्योंकि अगर ये रिएक्शन हुई इस पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज बन गया तो कैसा बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है। इसमें बताओ। मैम इंस्टेंट। इंस्टेंट क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। 11th ये वाला बताओ। मैम इंस्टेंट इंस्टेंट 3 डिग्री है। और 12th मैम इंस्टेंट नहीं 5 to 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स। यस। ठीक है। चलो हमारा अब SN1 ऑफ अल्कोहल्स भी खत्म हो गया। अब आते हैं SN1 ऑफ ईथर्स पे। अब ईथर्स वैसे तो काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन हम इनके SN1 जैसे एसिड की प्रेजेंस में करा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लो है हमारे पास R1 है और R2 है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है SN1 होने के लिए। एक कि कोई भी एक साइड को, या तो R1 या R2, उनमें से कोई एक साइड क्या होनी चाहिए, 3 डिग्री होनी चाहिए, तभी इसमें SN1 होगी, वरना SN1 नहीं होगी। ठीक है। मान लो एक क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो, कोई भी हो उनमें से, लेकिन एक को क्या है ना 3 डिग्री होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे क्या होगी, SN1 होगी। अगर मान लो यहाँ पे भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और यहाँ पे भी 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या SN2 होगी, फिर SN1 नहीं होगी। ठीक है। नो SN1। SN2 हम बाद में देखेंगे जब होगी, लेकिन अभी हम SN1 की बात करें तो SN1 के लिए 3 डिग्री होना ज़रूरी है, वरना नहीं होगा। 3 डिग्री हो या फिर वो भी हो कि और सम स्टेबल कार्बोकेटाइन, या जैसे जो रेजोनेंस से हो रहा हो, या कोई भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है, एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रहा हो, वैसा कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ भी मत भूला करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसमें अब रिएक्शन देख लेते हैं। सी 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 ओ सी सी, HX है और ये H प्लस एक्स माइनस की फॉर्म में टूटा हुआ होगा, तो इस O के पास लोन पेयर्स है, क्या वही प्रोटोनेशन होगी पहले स्टेप में, तो OH प्लस सी सी। ठीक है। अब इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड से टूटने के लिए, या तो ये वाला CO बॉन्ड टूटे इसके और इसके बीच का, या इसके और इसके बीच का बॉन्ड टूटे। टूटता कौन सा है, जहाँ से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो SN1 होगा तो क्या बनेगा, CH3 C C C, तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, और इसके साथ क्या बन जाएगा, ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। इस पे क्या फाइनली कौन अटैक कर देगा, X माइनस फास्ट, और हमारा क्या बन जाएगा, हेलाइड। ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाली है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें X किस पे लगाना है और OH किस पे लगाना है। और अगर मान लो हमें क्या दिया हो रिएक्शन में, जैसे ये चीज़ सेम रिएक्शन है, सेम कंपाउंड, लेकिन ये जो ये क्या है, एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, देखो एक तो ये हमारा कैसे बना OH, एक तो इस पे X तो आया ही। ठीक है। साथ में क्या बना था, CH3 CH2OH बना था। अब इस पे भी तो SN1, मतलब बेसिकली SN2 होती है, SN1 तो नहीं होती, पर ये X अब इस OH को रिप्लेस कर देगा एक SN2 वाले मैकेनिज्म से, जो कि हम आगे करेंगे, क्योंकि प्राइमरी है
तो उस पर SN1 तो होगी नहीं, SN2 होगी, लेकिन SN2 इज ऑल्सो सब्सटीट्यूशन, वो भी काम सेम करेगी, बस मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2X। ठीक है, तो हमें फिर प्रोडक्ट ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा अगर हमने एक्सेस लिया। तो अगर हमने नॉर्मल HX लिया तो एक हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा और एक हमें अल्कोहल मिलेगा। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें मेजर कौन सा होगा? मेजर माइनर नहीं देखना, इसमें तो दोनों अमाउंट सेम बनेगी ना। कैसे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दोनों प्रेजेंट है, देख रहे हो? तो एक टूटेगा तो एक से जो प्रोडक्ट बनेगा दूसरे से भी तो प्रोडक्ट बन ही रहा है, समझ रहे हो? इससे Yes. टूटा, ठीक है, तो उसमें मेजर माइनर नहीं है, इसमें तो दोनों सेम अमाउंट में बनेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से दोनों आ रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट्स बताएंगे कि क्या क्या बताना, ठीक है। ये ईथर, ये वाला ईथर है मेरे पास और मैंने इसमें HI डाला, तो आई किसके पास जाएगा, टर्शी वाले के साथ या मिथाइल के साथ? मैम टर्शरी। यस, आई जाएगा मेरा टर्शी वाले के साथ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साथ में मिथाइल। PH CH2 O CH3 HI, इसमें अब किसके साथ जाएगा आई? मैम बेंजाइल। यस, बेंजाइल के साथ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OH। ठीक है, किसी को भी डाउट हो कहीं भी तो रोक लेना। PHO CH2PH, सेम HI डाला इसमें, PH CH2I, साथ में PHOH। ठीक है, डाउट नहीं है ना इसमें किसी को, क्या इसमें PH के साथ OH आ रहा है? क्योंकि PH और P में जो PH फिनाइल में जो कार्बन होगा और O जो होगा उसका बॉन्ड तो टूट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे अल्कोहल बनाइए। फोर्थ इज इसमें इसके साथ आएगा OH और इसके साथ आएगा X I बेसिकली। फिफ्थ इसके साथ OH और इसके साथ I, ये भी होगा ना क्योंकि टर्शरी होना जरूरी है। 6 O, इसमें बताओ अल्कोहल किसके साथ बनेगा? मैम साइक्लोप्रोपेन वाले के साथ। बताओ बताओ, और भी कोई बताओ आंसर। हम साइक्लोप्रोपेन वाले में। साइक्लोप्रोपेन वाले के साथ अल्कोहल बनेगा, या सेम आई लगेगा। OH लगेगा मैम। मैम इसमें 3 डिग्री नहीं है बट 3 डिग्री तो नहीं है, पर और कोई रीजन? मैम एरोमेटिसिटी। हाँ, एरोमेटिसिटी है इसमें, आई लगेगा। इस पे प्लस आ जाएगा तो मैंने क्या बोला था, या तो 3 डिग्री हो या फिर और सम स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, जो ऐसे एरोमेटिसिटी से या किसी फैक्टर से हो जाते हैं, तो इसमें तो एरोमेटिसिटी से स्टेबल है वाला कार्बोकेटायन, तो ये बनेगा। और इस वजह से आई किसके साथ आएगा, इसके साथ आई आएगा, और प्लस साथ में मिथेनॉल। ठीक है, कार्बोकेटाइंस की इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब तो देखते ही बता देना चाहिए। 7 PHOPH, इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट्स होंगे? पीएच नो रिएक्शन। इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। किसी को लग रही है कि कोई रिएक्शन होनी चाहिए तो पूछ लो। एट्थ देखते हैं। ये जुड़ा नहीं हुआ, ठीक है, जैसे मैंने बनाया हुआ एकदम वैसे ही है। HI, तो इसके साथ OH प्लस I
ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। 9th, इस एग्जाम्पल में दिक्कत हो 8th में तो स्ट्रक्चर में तो पूछ लेना। इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट होंगे? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि जो ब्रिज हेड कार्बन्स होते हैं उन पे रिएक्शन नहीं होती, SN1 नहीं पॉसिबल, sp2 नहीं बन सकता कार्बोकेटाइन की वजह से। लिख लो यहाँ पे क्या ब्रिज हेड कार्बन है दोनों। इसमें बताओ प्रोडक्ट्स। मैम नीचे वाले रिंग पे आई। यस, नीचे वाली रिंग पे आएगा। ऊपर वाली रिंग पे कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि वरना वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर 11th सेम इसी के साथ भी HI, इसके साथ क्या आ जाएगा I, और इसके साथ रहेगा हमारा OH। चलो ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। बेसिकली अगर हमने H2 डाला था, HI डाला था, अब हमें हाइड्रोलिसिस करानी है तो हम हाइड्रोलिसिस वाटर से करवाते हैं H+ की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर होती है SN1 रिएक्शन ही है। हाइड्रोलिसिस इज एन SN1 रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, ये सब जो भी होती है SN1 ही होती है। H+ डाला है और H2, हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट क्या है H+H2, तो क्या बनेगा अब? क्योंकि वही सेम रिएक्शन है, H+ तो है, एसिड वाली काम होने वाला है, बस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या था I था, यहाँ पे अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा H2 होगा, जिससे क्या बनेगा फाइनली OH बन जाएगा, ठीक है। H+ जैसे जाता है वैसे ही H+ वापस भी निकल जाता है, तो बेसिकली अब दोनों जगह पे क्या नहीं मिलने वाला है हमें, OH मिलने वाला है। ये चीज समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैकेनिज्म बना के दिखाऊं एक बार? C 3 डिग्री के साथ बना के दिखा देती हूँ। H+, H2O, H+ पे अटैक, प्रोटोनेशन पहला स्टेप, C, ठीक है। अब क्या है, वाटर है, वाटर अटैक करेगा, मतलब ये कैसे, ये ऐसे जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन किस पे बनने वाला है, इस पे, प्लस COH तो निकल गया, अब इस पे अटैक करेगा बेसिकली वाटर, इस कार्बन पे अटैक किया तो क्या बना C OH2 प्लस 8। अब ये वापस यहाँ से क्या कर देगा, -H+ हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। इधर भी, इधर तो अल्कोहल मिल ही गया, फाइनली यहाँ पे भी अल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, -H+। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
H+H2, तो इसमें तो हमारे प्रोडक्ट्स आसानी है कि दोनों पे अल्कोहल आने वाला है, तो हमें ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म कोई ऐसा नहीं होता कि अलग अलग मैकेनिज्म से तो कुछ नया ही कंसेप्ट आ गया सब में, रूल्स तो वही अप्लाई हो रहे हैं हर मैकेनिज्म पे। तो काफ़ी बार इतना हमें सीख जानी चाहिए ऑर्गेनिक, क्या थोड़ा बहुत मैकेनिज्म हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या प्रोटोनेशन हुई है तो यानी कि उस रिएक्शन में डीप्रोटोनेशन भी होगी, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटोनेशन हुई फर्स्ट स्टेप पे, तो लास्ट स्टेप पे देखते हैं डीप्रोटोनेशन भी होती है हमेशा, कैटलिस्ट जाता है तो वापस भी आता है। H+H2O, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे इसको हमने O18 मार्क कर दिया, ठीक है। O18 मतलब हमने थोड़ी लेबलिंग कर दी जिससे हमें पता चल जाए O किस पे जा रहा है, जो नया जो न्यूक्लियोफाइल वाला O है किस पे जा रहा है। तो इसमें अब किस पे जाएगा, O18 वाला OH किस पे आएगा, इस इन वाली रिंग्स पे या फिर इस वाली रिंग पे? मैम फर्स्ट वाली पे। वाली पे आएगा, है ना, क्योंकि CO बॉन्ड ये वाला टूट सकता है, ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला CO बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है H2O है, वह इसी वाले कार्बन पे अटैक करेगा कार्बोकेटन बनने के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमें मैकेनिज्म पता होना ज़रूरी है। तो OH18 वाला, किसी को डाउट इसमें? ये नॉर्मल वाला, और ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। H+H2O, इसमें OH OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब एक चीज़ क्या याद रखनी है, क्या, जैसे अगर ये कार्बन है एक, ठीक है, इसके आगे कोई भी आर ग्रुप है, कोई भी आर ग्रुप है, और इस पर हम 2 OH लगा दें तो ये स्टेबल नहीं होते, ये बहुत मोमेंट्री बनते हैं, ये बहुत स्टेबल नहीं होते, ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, C+O R, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे नॉर्मली H+ के प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं, और देखो यहाँ रिएक्शन मिक्सचर में H+ भी है, तो क्या होता है, क्या किसी एक पे प्रोटोनेशन हो जाएगी, अभी लिविंग ग्रुप बन गया, अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, ये जाएंगे, और अल्टीमेटली इस वाले हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, डीप्रोटोनेशन हो जाएगी बाद में, ठीक है। मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है, बस मैं वो बता रही हूँ कि आइडिया लग जाए क्या होता क्या है, क्या एक की प्रोटोनेशन हो जाती है, फिर वो लिविंग ग्रुप बन जाता है, दूसरे के लोन पेयर्स उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, और लास्ट में एक डीप्रोटोनेशन वाला स्टेप भी हो जाता है, क्योंकि पहले प्रोटोनेशन हुई है तो लास्ट में डीप्रोटोनेशन भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 OH इस पे बन रहे हैं इस कार्बन पे, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH इस ऐसे बना देती है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ये चीज़ क्लियर है, क्या बताई मैंने यहाँ पे? यस मैम। चलो यस मैम। ठीक है। H+H2O, H हटा, मतलब H में नहीं लिख रही हूँ, बाकी आएंगे, COH, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है एक्चुअली में, CH2 C डबल बॉन्ड CHOH, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? मैम टोटोमेरिज्म। यस, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगी तो क्या बनेगा फाइनली, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यस मैम। H+H2O OH, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है टॉटोमेरिज्म की, इधर भी करा दो टॉटोमेरिज्म, इधर भी टॉटोमेरिज्म हुआ है, यहाँ क्या बन जाएगा ये, ठीक है। साथ में प्रोडक्ट क्या था, और मतलब प्रोडक्ट जो साथ में बनने वाला था वो ये है CME3, तो बनेगा ही। चलो इन एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं अभी तक जितने करे, क्योंकि इसके बाद हम
SN2 शुरू करेंगे तो SN1 में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी अभी तो आती रहेगी आगे आगे, पर लेकिन जितना बेसिक पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है? चलो आई थिंक नहीं है, तभी कुछ नहीं बोल रहे। SN2 पढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन, वैसे तो खामोशी को हाँ समझा जाता है, मैं ना समझ रही हूँ, ठीक है। अब हाँ हो तो बोल देना, कुछ कोई डाउट हो तो। ये क्या होता है बायोमोलिकुलर? वो यूनिमोलिकुलर थी, ये बायोमोलिकुलर है। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। RX। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। R H D, ठीक है। ये तो हमारे 3 एटम्स हो गए, बचा एक X, क्योंकि RX की बात कर रहे हैं तो RX को मैं एक ऑर्बिटल फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये sp3 ऑर्बिटल में होगा, sp3 ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। एक लोग बड़ा होता है, एक लोग छोटा होता है हाइब्रिडाइज एटम्स में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे X है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल में क्या, देखो SN2 में क्या है, SN1 में क्या था, क्या पहले पूरा CX बॉन्ड टूट रहा था, जब वो पूरा टूट जाएगा उसके बाद बेचारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, तब आके उसको देगा कि अब तो ये गरीब हो गया, अब मैं इसे दे देता हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, वो बस देना चाहता है जल्दी से किसी को, तो वो यहाँ पे वेट नहीं करेगा कि CX का बॉन्ड टूटे, वो डायरेक्टली आके अटैक शुरू कर देगा, और फिर साथ साथ CX में से CX भाई साहब निकल जाएंगे X। तो ये इसने अटैक करना शुरू कर दिया पीछे से। अब वो पीछे से अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल, उसको जल्दी भी अटैक करने की, लेकिन वो X के सामने से तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि X के लोन पेयर्स और न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर्स में दोनों इलेक्ट्रॉन रिच ही होते हैं, तो दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी, इस वजह से वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू करे, तो ये X वाले अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस लेके अब जाने लगा, ठीक है। कि अब भाई तुम आ गए हो, ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता हूँ, तुम ज़्यादा दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता था इतना। वही है, क्योंकि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि जो नए न्यूक्लियोफाइल के कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होगा एज कम्पेयर टू जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से क्या हो सकता है, रिप्लेस करवा सकते हैं यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल्स को। और जब हम वीक को रिप्लेस करवाते हैं, जैसे हम SN1 में करवा रहे थे, तो हमने कुछ H+ वगैरह का हमने रोल लिया था, कि जैसे हमने अल्कोहल्स में क्या डाला था, H+ डाला था, उसको क्या वीक न्यूक्लियोफाइल H2 बनाने के लिए, तब हम उसे X से रिप्लेस करवा पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स ही लेते हैं। तो अब क्या होगा इसमें आगे, R H D, तो एक ये बॉन्ड बन गया, मतलब ये टूटने लगा और ये बॉन्ड साथ में क्या है फॉर्म होने लगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से पेंटावेलेंट कार्बन बन जाता है, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। तो देखोगे नेगेटिव चार्ज का एक्सेस है, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ट्रांजिशन स्टेट हमारी ओवरऑल क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होती है SN2 के केस में। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, और ये कार्बन कैसा है, पेंटावेलेंट कार्बन है। पेंटावेलेंट है तो यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये फाइनली कैसे टूट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल C, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके बन गया बॉन्ड D और H, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये पहले कैसा था, ये था R H D X, तो जैसे पहले अम्ब्रेला इस साइड से खुला हुआ था, वो अम्ब्रेला पूरा इन्वर्ट हो गया। बारिश के टाइम में काफ़ी बार अम्ब्रेला पूरा उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा, तो एक तरीके से वैसे ही समझ लो, हम बोलते हैं इसको क्या पूरा वो क्या अम्ब्रेला जैसे उल्टा हो जाता है, वैसे इसमें क्या होती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वैसा कंपैरिजन लिखा होता है बुक्स में। तो SN2 में क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एक R है तो दूसरा क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, प्रोवाइडेड वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो हर बार, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है और एक का R है तो S बन जाएगा, एक का S है तो वो क्या बन जाएगा, R, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 रिएक्शन में होती है। कैसी रिएक्शन है, कॉन्सर्टेड रिएक्शन है। कॉन्सर्टेड मतलब एक स्टेप में हो जाती है, साइमल्टेनियस होती है।
concerted रिएक्शन, यानी कि साइमल्टेनियस बॉन्ड्स फॉर्म भी होते हैं और साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं. साइमल्टेनियस फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. चलो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ. काइनेटिक्स की बात करें अगर, तो क्योंकि एक स्टेप रिएक्शन है तो उसमें जो भी प्रेजेंट है एक स्टेप में, ट्रांजिशन स्टेप को हम कोई नया स्टेप नहीं मानते. स्टेप तभी काउंट होगा या तो कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो. ट्रांजिशन, अगर ट्रांजिशन स्टेट है सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में तो उसको हम एक स्टेट ही मानेंगे, एक स्टेप ही मानेंगे. क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें जो भी प्रेजेंट है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे रेट के लिए. तो उसमें क्या है, RX प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और दोनों क्या है ट्रांजिशन स्टेट बनने में पार्ट लेते हैं, तो दोनों पे रेट डिपेंड करता है. ठीक है. SN1 में सिर्फ RX खुद ब खुद टूट जाता था रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, X माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो बाद में आके अटैक करता था. तो इस वजह से उसमें RDS में सिर्फ RX था. इस वजह से क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी. तो रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX के और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके. तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देती हूँ RX और न्यूक्लियोफाइल के वही रेट कांस्टेंट आप लोगों को पता ही है. ऑर्डर क्या है, 2. इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2. मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2. यस वो भी 2 मैम 2. होगी. यस वो भी 2 होगी क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं रिएक्शन होने के लिए. स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होती है, जैसे वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यहाँ पे पूरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है. टोटल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं. जैसे हमने SN1 का बनाया था वैसे SN2 का बना लेते हैं. यहाँ पे RC रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी. इसका काफ़ी सिंपल है, इसका सिंपली ऐसे बन जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट है तो एक ही पीक आएगी. यहाँ पे क्या रिएक्टेंट्स RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस ये प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या है हमारी ट्रांजिशन स्टेट. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बस इतना सा है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. ठीक है. अब जैसे एक चीज़ देख लो, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, अगर ये SN1 रिएक्शन है तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस RX की कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, रेट. ठीक है. रेट. तो फिर अब मान लो इसकी क्या है 1 है, इसका है 1 और मान लो इस टाइम पे इसका रेट है R. अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दूं, इसका 1 कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा, बोलो. Twice. यस 2R. अगर ये कर दूं और इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा, 2R. 2R. कि SN1 है, SN1. R. मैम R. ठीक है. SN1 है तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी. तो अब मैं 1/2 कर दूं, इसको 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, R/2. मैम R/2. और इसको हाफ कर दूं और इसको भी हाफ कर दूं तो R/2. यस, क्योंकि इससे कुछ डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. सेम अगर मैं RX प्लस न्यूक्लियोफाइल SN2 से करवाऊँ, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, तो रेट सेम चीज़ यहीं पे. अगर ये 1 1 है R 2 1 तो क्या हो जाएगा, 2R. 1 2 तो क्या हो जाएगा, मैम 2R. 2 2 4R. यस. हाफ हाफ R/4. यस. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई सबको.
यस मैम। इसमें बस इस पे डिपेंड करेगा, इसमें इन दोनों पे डिपेंड करेगा रेट। चलो मैम 4R और R/4 कैसे आ रहा है? 4R और R/4 इस वजह से आ रहा है क्योंकि SN2 में हमारा जो रेट है किस पे डिपेंड करता है, RX पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो हमने इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दी और हमने इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दी, तो दोनों की डबल हो गई ना। जैसे R कैसे था पहले के, पहले मान लो, रुको डायरेक्टली प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेती हूँ। पहले 1 थी और 1 थी, तो तब ये क्या था, R था। अगर मैंने इसकी अब क्या कर दी, इसकी 2 कर दी और इसकी भी 2 कर दी, अभी कितना हो जाएगा, 4R। यस मैम। नहीं क्लियर हो रहा खुशू? नो मैम, गॉट इट। ठीक है, तो ये R/4 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कंसंट्रेशन का ही है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मुझे एक्चुअली वॉल्डेंस एक्सपेरिमेंट शुरू करना है, मुझे नुपुर ने, चलो कोई नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं फिर देखते हैं उसे। वॉल्डेंस एक्सपेरिमेंट, अब ये वॉल्डन एक साइंटिस्ट था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, इसने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया। किस चीज़ का? जैसे पोलैरीमीटर होता है, क्या होता है पोलैरीमीटर? मैम जो पोलराइज। पोलैरिटी बोलो क्या? जो बोलो। पोलैरिटी चेक करता हूँ। पोलैरिटी चेक करता है। और कोई सुना है वर्ड पोलैरीमीटर? स्टीरियोकेमिस्ट्री में। मैम प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट करता है वो पोलैरीमीटर बताता है। वो तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिविटी का काम है इसका, कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं बता सकता, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड या नहीं है, इसका काम करेगा ये, मतलब बताएगा हमें क्या वो है या नहीं है। अब जैसे इसकी एक लिमिटेशन है, क्या है वो लिख लो। पोलैरीमीटर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एच एंड डी। एच एंड डी क्या है, दोनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो उनमें तो डिस्टिंग्विश कर सकता है, बट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी अदर आइसोटोप्स। और कोई आइसोटोप्स अगर इससे पास करो तो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगा, एनी अदर आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे इसके लिए H तो नॉट इक्वल टू D है, वो डिस्टिंग्विश कर लेगा। लेकिन अगर मैं Cl35 Cl37 की बात करूँ तो इन्हें, ये इसके लिए क्या है, इक्वल है। ये Cl35 Cl37 को क्या मानेगा, इक्वल मानेगा। I127 इज इक्वल टू I131, ये आयोडीन के आइसोटोप्स हैं, ये भी इसके लिए इक्वल है। ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू ऑक्सीजन 18, ये आइसोटोप्स भी इसके लिए क्या है, इक्वल है, ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अब देखो MEIH और C6H13, ये N है, मतलब NC6H13 मतलब कार्बन 6 स्ट्रेट चेन में है, 6 कार्बन जो हैं। ठीक है, हमने क्या डाला इसमें, NaI डाला, NaI 131 डाला, ये क्या था 127 था, और किस में रिएक्शन कराई, एसीटोन में। सॉल्वेंट है बस, कुछ नहीं। I131 कैसा है, रेडियो एक्टिव है वैसे तो, पर ऐसा कोई इस चीज़ का रोल नहीं है रेडियो एक्टिविटी का। क्या रिएक्शन बनेगी, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन होगी, है Me है, NaI में I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और बेसिकली इसमें हो रही है, तो ये SN2 है, तो I क्या है, पीछे से आएगा, तो I131 यहाँ बन जाएगा, यहाँ H चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, NC6H13, ठीक है, प्लस I माइनस 127। तो अब यहाँ पे क्या है, वेयर जो है रिएक्ट, एक सेकेंड,
अब देखो, मान लो अगर इसकी प्लस है, अल्फा इज इक्वल टू प्लस, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा माइनस। अल्फा क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ते हो, यस मैम। तो ये वो वाला अल्फा है, ठीक है। अगर इसकी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस में है तो इसकी एग्जैक्टली कितनी होगी, माइनस में होगी, क्योंकि कंपाउंड सेम है, क्योंकि कंपाउंड तो एकदम सेम है ना, Me है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो थे एग्जैक्टली वही है। अगर हम नॉर्मल SN2 की बात करते हैं, जैसे कि हमने क्या बात करी यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हम यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं कि ये R है तो ये S होगा, लेकिन इसके ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं बोल सकते कि अगर ये प्लस है तो उतना ये माइनस में होगा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये X डिफरेंट था, ये न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है, तो इसमें एटम्स बदल गए तो मॉलिक्यूल ही पूरा बदल गया, तो प्लस माइनस वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये और ये एकदम क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब देखो 5 मिनट बचे हैं, इस चीज़ को मतलब इतना देखो, इस चीज़ को मैं लिमिटेशन ऑफ पोलैरिमीटर को ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये और आज कंप्लीट वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि मैं इतना बता दिया, इतना याद रखना, इसका अल्फा प्लस है, इसका अल्फा माइनस है, और ये क्या है, रेड मतलब बस आयोडीन के है, इतना लिमिटेशन ऑफ पोलैरिमीटर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं